हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे बाल विकास। कल भी बाल विकास के बारे में जाने थे, आज भी हम जानेंगे बाल विकास। कल बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास में अंतर भी आप लोगों ने जान लिया था। आज हम बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में जानेंगे कि बाल विकास का सिद्धांत होता क्या है, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आता है कि एक एक सिद्धांत किसी न किसी सीटेट के किसी न किसी साल के पेपर में पूछा गया है। इसलिए मैं उन सारे के सारे सिद्धांतों को एक साथ और सरल भाषा में लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले बाल विकास की कल मैंने बात की थी। तो बाल विकास को माना क्या जाता है? बाल विकास की जो अवस्था होती है कब से कब तक मानी जाती है? तो कहा जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था ये यहीं तक बाल विकास माना जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अगर इसके आगे शैशवावस्था से किशोरावस्था दे देता है तो बाल विकास वो नहीं माना जाता है। ठीक, ये जब बाल विकास की जो अवस्थाएं मानी जाती हैं वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक मानी जाती है। ठीक, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि बाल विकास में कुछ बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि इसके बारे में कहा किसने, क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण या अध्ययन किसने किया? प्रश्न आपका यही रहेगा कि बाल विकास का विवरण या बाल विकास का अध्ययन सर्वप्रथम बाल विकास मनोविज्ञान का विवरण किसने किया? यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, सर्वप्रथम। प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ये शब्द जोड़ लीजिएगा। यह सर्वप्रथम बाल यहाँ कर ले रहे हैं और बढ़िया रहेगा। एक मिनट। सर्वप्रथम बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण किसने किया, चाहे अध्ययन किसने किया? अगर आपको उत्तर पता है तो बताइए, क्योंकि इस मनोवैज्ञानिक के बारे में आप जानते हैं, इस विकास के जो विकास करता है उसके बारे में आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका नाम बड़ी बार सुने हैं, लेकिन आप उस प्रश्नों से आगे पीछे हो रहे होंगे, क्या सही होगा उत्तर, क्या गलत होगा। तो बेझिझक आप उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आप नहीं भी देंगे तो भी हम यहाँ से उत्तर उसका देंगे ही देंगे। तो पेस्टालॉजी का नाम सुने हैं? पेस्टालॉजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का मनोवैज्ञानिक या क्रमवार या विवरण प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक विवरण कहे, मनोवैज्ञानिक क्रमवार कहे, मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहे, नाम एक ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पेस्टालॉजी महोदय ने सर्वप्रथम जो बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? अगर बात करें कि इन्होंने जब इसका विवरण दिया था तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रयोग किया होगा। प्रयोग के लिए बहुत सारे लोग मनोवैज्ञानिक जानवर को चुनते हैं, किसी लोगों को चुनते हैं, किसी समूह को चुनते हैं। तो इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो इनका प्रयोग अपने बच्चों पे ही किया था। प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग किस पे करते हैं? अपने पुत्र पर। इनका एक पुत्र था जो 3.5 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 3.5 वर्ष का था इनका पुत्र। इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पे ही प्रयोग किया था। वो प्रयोग जब किए थे तो वो प्रयोग के पूरा सिद्धांत एक किताब बनाए थे। उस किताब का क्या नाम है जिसमें इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था? जो ये क्रमवार विवरण जो दिया है बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक भी एग्जाम में पूछता है कि उस पुस्तक का नाम बताइए। तो पुस्तक का नाम बता सकते हैं आप? पुस्तक कौन सी पुस्तक है?
जल्दी बताइए कौन सी पुस्तक है? बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी नाम की पुस्तक में इन्होंने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण एकदम विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है कि जिस रूप में बालक क्या कार्य करता है, बालक बढ़ता है तो क्या उसकी ज़रूरतें होती है, किस किस तरह से वो कार्य करना चाहता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे उनका प्रयोग पूछ देगा तो उसमें दे देगा पुत्र पे, 2 पुत्री पे, चाहे उसकी एज दे देगा 3.5 साल, 4.5 साल, 5.5 साल, 6.5 साल। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा उत्तर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। सर्वप्रथम, यहाँ पे जो होगा सर्वप्रथम की ही हम बात करेंगे। सर्वप्रथम बाल विकास, सर्वप्रथम बाल विकास आंदोलन। ठीक, सर्वप्रथम बाल विकास, चाहे बाल विकास आंदोलन, आंदोलन की शुरुआत किसने की? किसने की? किसने की? किसने किया है सही रहेगा, ये प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? ये देखिए, बाल मनोवैज्ञानिक जो पेस्टोलॉजी ने ये सिद्धांत अपना प्रयोग किया था, ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है किस सदी में हुआ था, तो आप सदी भी बता सके 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी कह सकते हैं, 18वीं सदी कह सकते हैं। ये भी आपका प्रश्न आए तो भी आप इसका उत्तर दे सके। अब प्रश्न दूसरा है, सर्वप्रथम बाल विकास आंदोलन की शुरुआत किसने किया? बाल विकास जानते हैं आंदोलन, अरे भाई बालकों के लिए क्या क्या किया गया, क्यों उनके लिए ज़रूरतें पड़ी मनोविज्ञान की, क्यों उनको जाना गया कि मनोविज्ञान के माध्यम से इनके बारे में हम जान सकते हैं। बहुत सारे लोग मनोविज्ञान के रूप में अनभिज्ञ थे, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से, बाल विकास आंदोलन के माध्यम से बहुत सारे लोग मनोविज्ञान से परिचित हुए। किस प्रकार के मनोविज्ञान से? जो बाल विकास से संबंधित है, यानी बाल विकास मतलब बालकों का विकास, बाल विकास मतलब बालकों के विकास से संबंधित है, यानी बालक को क्या करना चाहिए, बालक से क्या करवाना चाहिए, क्या उसकी ऐच्छिक इच्छा है, किस तरह से वो बनना चाहता है, सारी बातों के लिए कि उस पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपी ना जाए, ज़बरदस्ती कोई कार्य ना करवा जाए। बालक जो चाहता है वो स्वतः ही वो काम करे, वो काम करेगा, उसको और मजा आएगा और काम को बेहतर से बेहतर ढंग से करेगा। पहले इस तरह से नहीं होता था और बालकों पर ज़बरदस्ती वो चीज़ें थोपी जाती थी। इसीलिए बाल विकास आंदोलन की शुरुआत हुई कि भाई बालकों के लिए कुछ चीज़ थोपी ना जाए, इनके लिए अलग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, इनकी एज के हिसाब से पढ़ाई हो, किसी भी विषय को इनके ऊपर थोपा ना जाए। जो डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर ही बनाइए, जो इंजीनियर बनना चाहता है उसको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर को इंजीनियर, इंजीनियर को डॉक्टर मत बनाइए। जिसमें उसकी रुचि है उसी के अनुसार कार्य करवाइए। उसी के लिए आंदोलन होता है बाल विकास का आंदोलन। कि इसकी शुरुआत किसने की? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने इसकी शुरुआत की। आप जानते हैं? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल का नाम सुने होंगे आप लोग, स्टेनले हॉल। इन्होंने सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न आगे पूछ दे, इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी? बाल विकास आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? बाल विकास आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आप बताइए ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है कि ये अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका में शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। अब पूछे कि ये अमेरिका में किस सदी की घटना है? इनको तो आपने बता दिया कि 18वीं सदी में इन्होंने प्रयोग किया था। अब ये बताइए कि जो बाल विकास आंदोलन की शुरुआत हुई ये किस सदी में हुई थी? अगर बात करें 18वीं के बाद जब एक और सदी आती है, वो कौन सी सदी हो जाती है भाई? 19वीं सदी। तो हम कहेंगे 19वीं सदी। 19वीं सदी में इन्होंने अमेरिका में प्रयोग किया था। ठीक, 19वीं सदी। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब कहते हैं कि जो भी इन्होंने शुरुआत किया था अमेरिका में, वो आगे चल के आज का परिणाम है कि हम उस चीज़ को आपको पढ़ा रहे हैं और आप उस चीज़ को समझते हैं और टीचर बनने के बाद आप उसका प्रयोग विद्यालयों में बच्चों पर करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि इसीलिए ये आंदोलन हुआ था कि बच्चों को समझें, जानें, परखें, उस पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपे ना, क्या उसका व्यवहार है, क्या करना चाहता है, उस चीज़ को आप जानें। किसके माध्यम से? बाल विकास के माध्यम से, तभी तो बालक का विकास कर पाएंगे। ठीक, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हमारा ये है कि सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? ठीक, और अगला प्रश्न ये भी है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? दोनों देखने में एक ही तरह के प्रश्न दिख रहे होंगे, दोनों दिखने में एक ही तरह के प्रश्न दिख रहे होंगे, लेकिन दोनों का उत्तर क्या है? अलग अलग है। इसीलिए कंफ्यूज ना हो, चाहता तो मैं यही बस बता के छोड़ देता, लेकिन बाद में आप कहीं और पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान, देखिए बाल मनोविज्ञान लिखा हुआ है कि प्रश्नावली का निर्माण किसने किया। बाल मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया। दूसरे वाले प्रश्न में क्या लिख रहा है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान, यानी बाल हटा दिया है। देखिए बाल मनोविज्ञान क्या है? एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ, ठीक, ये ग्राफ देख लीजिए, ये क्या है? मनोविज्ञान। ये क्या है? मनोविज्ञान। ठीक, अब इसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है? बाल मनोविज्ञान। इसी का एक छोटा क्या है पार्ट? बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बाल मनोविज्ञान क्या है? उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसलिए इन दोनों प्रश्नों को मुझे लिखने की जरूरत पड़ी कि आगे जो प्रश्न है उसमें किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण बाल मनोविज्ञान में, यहाँ में कर लीजिए, बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो आप बता सकते हैं, स्टेनले हॉल ही, स्टेनले हॉल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बड़ी फेमस पुस्तक है, उसका नाम बता सकते हैं? इन्होंने एक बड़ी फेमस पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम बता सकते हैं? एडोलेसेंस पुस्तक इनकी है। एडोलेसेंस ये किनकी पुस्तक है? ये स्टेनले हॉल की पुस्तक है, बड़ी फेमस है। यानी जो किशोरावस्था होती है उसके बारे में इन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से लिखा है, एडोलेसेंस। लेकिन अगर बात करें कि सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो यही अमेरिका वाले स्टेनले हॉल है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, वुडवर्थ महोदय का नाम सुने होंगे आप लोग। वुडवर्थ महोदय ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किया। सिर्फ मैं मनोविज्ञान कह रहा हूँ, बाल मनोविज्ञान नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मनोविज्ञान लिखा है, यहाँ पे बाल मनोविज्ञान लिखा हुआ है। ठीक, तो दोनों में अंतर है। मनोविज्ञान बहुत, ये कि मैंने ग्राफ के माध्यम से बताया, मनोविज्ञान एक पूरा होल है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और बाल मनोविज्ञान उसी में का एक छोटा सा पार्ट है जिसके बारे में हम आज जान रहे हैं। तो इस प्रश्नों से आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम जो बाल मनोविज्ञान है इसके सिद्धांत होते हैं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, ध्यान दीजिएगा। बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं?
बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं भाई। एक चीज़ जान लीजिए, बाल मनोविज्ञान में ऐसे एक ग्राफ बनता है, ठीक, ऐसे उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत इन्हीं चारों पार्टों के आसपास घूमता रहता है। ध्यान दीजिएगा, बाल मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है इन्हीं चारों पार्टों के आसपास घूमता रहता है। किसके भाई? शारीरिक, पहले तो ये शारीरिक पक्ष की तरफ घूमता है, उसके बाद जब शरीर इसका विकसित हो जाता है उसके अंदर मानसिक पक्ष को ये ध्यान देता है। तीसरे को ये कहता है कि संवेगात्मक पक्ष को भी ध्यान देता है, और लास्ट में सामाजिक यानी 1 2 3 4 इन्हीं पक्षों को ध्यान देके ये बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत इन्हीं चारों के पक्षों के आसपास घूमता रहता है। तो सबसे पहले हम पहले सिद्धांत की बात करते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, अगर कोई बालक जान रहा हो इसके बारे में तो बता सकता है। अगर कोई बाल विकास जो इसके दिशा का सिद्धांत है, वो दिशा से मतलब ये दिशा की बस बात नहीं कर रहा है, ये किस तरह की दिशाओं की बात कर रहा है, ये चीज़ें हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए दिशाएं चारों तरफ होल को पूरी तरह चक्राकार रूप में कार्य कर रही हैं, क्योंकि विकास जो चलता है वो चक्राकार रूप में कार्य करता है। तो वहीं पे देखिए चक्राकार मैंने बना भी दिया है कि किस तरह से ये विकास करना शुरू करता है। मैं सबसे पहले इसके दिशा के सिद्धांत की बात करता हूँ। तो इसको 2 रूपों में बांटा गया है। किस रूप में? 2 रूपों में। पहला बताइए। पहले को कहते हैं सिफलोकोडल। नाम सुने हैं सिफलोकोडल का? सिफलोकोडल का नाम सुने हैं? सिफलोकोडल पहला है। दूसरा क्या है? सिफलोकोडल दूसरा क्या है? पाक्सीडोमिस्टल, ठीक, ये इसके सिद्धांत हैं। 2 सिद्धांत। अभी ये सिद्धांत थोड़े से आपको अजीब लग रहे होंगे, यहाँ से मैं अभी इसको हटा दूंगा, ठीक, लेकिन इसको अगर इस रूप में भी जानते होंगे ये बहुत कम देता है। लेकिन अगर गलती से पूछ ले तो ये कहेंगे कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तब आपका 1 नंबर नुकसान हो जाएगा। तो मैं 1 नंबर नुकसान होने नहीं दूंगा। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में जो लिखता है उसको क्या कहते हैं? हिंदी में मस्ताधोन्मुखी, ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मस्ताधोन्मुखी। हिंदी में क्या कहते हैं? मस्ताधोन्मुखी। इसको और सरल कर दे रहे हैं, सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, इसको और सरल कर दे रहे हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया। आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर सिफलोकोडल कहे तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो मस्ताधोन्मुखी कहे अगर ये भी याद नहीं है, सिर से पैर की तरफ ये तो याद रहना ही चाहिए। तो इसमें से अगर कोई भी शब्दावली आपसे पूछ ले तो आपका ये प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं इस रूप में होती हैं। सिर से पैर तक का क्या मतलब? जो बालक का जन्म होता है और उसके विकास की जो दिशा होती है, ये सिर है ना, सिर से विकास। सबसे पहले बालक का माँ के गर्भ में क्या निर्माण होता है? क्योंकि आप बाल विकास में पढ़ ही रहे हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। तो जब बालक का जो विकास होता है, सबसे पहले माँ के गर्भ में क्या निर्माण होता है? सर का, उसके बाद धड़ का, उसके बाद
हाथ का, उसके बाद पैर का, मतलब सिर से पैर की तरफ उसके विकास होता है। जो शरीर जो धारण करता है बालक माँ के गर्भ में, सबसे पहले उसके सिर का निर्माण, धड़ का निर्माण होता है, हाथ का, पैर का, इस तरह से वो एक सिर से पैर की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ उसका विकास होता है, ऊपर से नीचे की तरफ उसका विकास होता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? कोई नहीं। दूसरा है, दूसरे के बारे में क्या कहते हैं? पाक्सीडोमिस्टल। पाक्सीडोमिस्टल को क्या कहते हैं भाई, इसके बारे में भी जानते हैं। केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, हिंदी में इसको कहते हैं, एक केंद्र होगा, केंद्र जानते हैं, ऐसे गोला होता है, केंद्र से, ये केंद्र है। अब परिधि क्या होती है? यानी आप थोड़े थोड़े दूरी पे जाते हैं, यानी अब यहाँ से आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यानी निकट से कह सकते हैं दूर, निकट से दूर, यानी जो विकास का एरिया है, देखिए हमेशा विकास का एरिया है चक्राकार। अब जो शरीर का विकास हो रहा था वो शरीर का विकास हो चुका है, ठीक। अब उस शरीर का विकास किस रूप में हो रहा है? सबसे पहले क्या? रीढ़ की हड्डी। सबसे पहले कहें तो बालक का क्या होगा? निकट से दूर के सिद्धांत में रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बनती है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है भाई? रीढ़ की हड्डी जब बन जाती है निकट से दूर के सिद्धांत में, तो उसके बाद भुजा, हाथ, खाने वाला भुजा मत समझ लीजिएगा, ठीक, हाथ की बात करते हैं, ठीक। जो भुजा है, कौन सी भुजा है? पैर का, भुजा का निर्माण होता है। उसके बाद हाथ का, उसके बाद क्या निर्माण हो रहा है भाई? हाथ का निर्माण हो रहा है भाई। हाथ देखिए, भुजा भी आ गई, अब हाथ भी आ गया, हाथ भी दिख रहा होगा। उसके बाद क्या होता है? उंगली का विकास। हाथ जब आ गई तो उंगली भी होनी चाहिए ना, उंगली, उंगली का निर्माण, उंगली लिख रहे हैं, अंगुली लिख दे रहे हैं, अंगुली का निर्माण। यानी जो आपसे प्रश्न पूछेगा, जो निकट से दूर का जो सिद्धांत है उसमें किस तरह से विकास होता है, तो सबसे पहले आप कहेंगे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बाद भुजा का निर्माण होता है, भुजा के बाद हाथ का, और हाथ के बाद उंगलियों का निर्माण होता है। आप इसी तरह से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, अरेंज करने के लिए अगर दिया रहे तो आप अरेंज इस रूप में कर सकते हैं, रीढ़ की हड्डी, भुजा, हाथ, उंगली का निर्माण। अगर पूछे कि किस तरह से ये पाक्सीडोमिस्टल का काम करता है तो कहेंगे केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि क्या होती है? निकट से दूर। ये ग्राफ के माध्यम से आप उस चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। ग्राफ के माध्यम से उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। आ गया समझ में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। ये इसका पहला सिद्धांत था, विकास का दिशा का सिद्धांत। अगर आप अपने हिसाब से कोई दूसरा सिद्धांत जानते तो वही बता दीजिए। विकास का क्रम का सिद्धांत दूसरा जो है, विकास का क्रम का सिद्धांत। विकास का क्रम का क्या सिद्धांत होता है भाई? विकास का क्रम क्या होता है? विकास के दो क्रम होते हैं। कौन कौन से? हम पहले कहेंगे भाषा, दूसरा गामक, ठीक। सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। भाषा का जो क्रम होता है वो किस तरह से प्रारंभ होता है? भाषा का जो क्रम होता है किस तरह से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले सुनना, सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। ये इसके भाषा का क्रम होता है। आपको पता होगा कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं किस रूप में सीखते हैं? सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं। यही भाषा का क्रम होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो भाषा का क्रम है वो किस तरह से रहता है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही भाषा का क्रम है और विकास के क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत यही आता है। लेकिन गामक क्या होता है? गामक क्या होता है? ये जिसको मोटर कहते हैं, अंग्रेजी में मोटर कहते हैं, सेंसरी मोटर कहते हैं। क्या
गामक क्या होता है? इसको भी क्रम में सबसे पहले बालक क्या करता है? उठता है। सबसे पहले क्या करता है बालक? उठता है, यानी उठना कह सकते हैं, उठना हो गया। उसके बाद क्या करेगा बालक? बैठेगा भी तो, यानी बैठना। पर जब उठेगा बैठेगा उसके बाद चलना भी तो शुरू करेगा, चलेगा भी। चलने के बाद क्या करेगा? जब चलने में थोड़ा सा अच्छा हो जाता, बैलेंस अपना बना लेता, उसके बाद क्या करता है? दौड़ने भी तो लगता है, दौड़ना। यानी ये जो विकास का क्रम है जो इस रूप में होता है। अगर भाषा के रूप में देखेंगे तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। अगर गामक के रूप में देखेंगे तो उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये इसका क्रम होता है। और एग्जाम में ये क्रम पूछा जाता है, किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए मैं एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे ढंग से समझाते चल रहा हूँ कि बस एक बार ये क्लास कर लीजिए, फिर आपको किसी अन्य क्लास की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे इसके विकास की सिद्धांत की, निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है भाई? निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है भाई? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। उत्तर इसका यही है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। यानी गर्भावस्था, यानी माता के गर्भ में जब बालक रहता है तब भी उसका विकास होता रहता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका विकास चलता रहता है। यानी बाल विकास की बात करते हैं तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक हम बात कर रहे थे, और जब निरंतरता का विकास हम कर रहे थे तो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, यानी बीच में जितनी भी क्रियाएं कर रहा है, जितने भी विकास हो रहे हैं वो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं और निरंतरता चलता रहता है। कहीं थोड़े से कम होंगे, कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन विकास कभी शून्य नहीं हो सकता। विकास होना यही होगी कि उसकी गति क्या होगी? थोड़ी सी तेज होगी या उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। ठीक, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक, विकास की गति। अनियमितता का सिद्धांत। हम कह सकते हैं कि विकास की गति क्या होती है, ठीक, और अनियमितता की सिद्धांत, ये दोनों बात एक ही कह रहा है। विकास की गति क्या होती है, इसकी अनियमितता क्या होती है, इन दोनों के बारे में कहा गया है। तो ये सबसे पहले एक रूप में, फॉर्म में चलती है। विकास की गति किस रूप में? जब बालक पैदा हो जाता है, बालक जब पैदा होता है तो किस रूप में होता है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था से बाद बाल्यावस्था में। अब बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में। बाल्यावस्था से किस अवस्था में जाता है भाई? किशोरावस्था में। अब जो इसकी विकास की गति होती है वो देखिए किस प्रकार की होती है। शैशवावस्था में विकास की गति क्या होती है? तीव्र होती है। विकास की गति क्या होती है? तीव्र होती है। और जब वही बाल्यावस्था में आता है तो उसकी विकास की गति क्या होती है? मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद। अब मंद के बाद फिर किशोरावस्था में उसके विकास की गति क्या होती है? तीव्र हो जाती है। क्या हो जाती है? तीव्र। यानी हम कह सकते हैं ये ऐसे चीजें एक ऐसे ग्राफ के माध्यम से, यहाँ पे तीव्र है, यहाँ पे तीव्र है, यहाँ पे मंद है, और यहाँ पे फिर देखिए तीव्र। ये ग्राफ आपको याद रहेगा, कभी नहीं आपको ये चीज़ें भूलेंगी। ठीक, ये ग्राफ आपको याद रहेगा, कभी ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। ओके, ये विकास की गति या शैशवावस्था में बालक थोड़ी गति तेज करता है, अनुकरण करता है, सीखता है, चलता है, थोड़े से सीखने का जो विकास की गति है वो बहुत तीव्र होती है। वहीं बाल्यावस्था में जाते जाते उसकी मंद हो जाती है और किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है। ठीक, और लास्ट हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं। लास्ट
एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है भाई? एकीकरण का बालक इसमें संपूर्ण अपने अंगों का प्रयोग करता है। बालक संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है। उसके बाद किसी एक अंग का प्रकार, उसके बाद किसी एक अंग का प्रयोग करता है। इस सिद्धांत में, एकीकरण के सिद्धांत में यही कह रहा है, बालक सर्वप्रथम क्या होता है? संपूर्ण अपने अंगों का प्रयोग करता है। किस तरह से? संपूर्ण के संपूर्ण का, हाथ भी चलाता है, पैर भी चलाता है, शरीर का मूवमेंट भी करता है, बोलता रहता है, सब कुछ, यानी एक साथ सभी अंगों का प्रयोग करता है। और लास्ट में क्या करता है? उसके जस्ट बाद ही वो काम जब हो जाता है, संपूर्ण अंगों का प्रयोग कर लेता है, तो किसी एक अंग का, यानी जैसे ही उस लक्ष्य के पास पहुंचता है, उस कार्य के पास पहुंचता है, अपने सिर्फ एक अंग को के पास पहुंचता है। जैसे यहां पे मैं एक बालक को बना दे रहा हूं, ये बालक हो गया। ठीक, अब बालक बिस्तर पे लेटा हुआ है। बालक क्या है? बिस्तर पे लेटा हुआ है, और यहां पे इसका खिलौना है। क्या है? खिलौना है, ये खिलौना है। अभी आपको एकीकरण का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। यहां बालक बिस्तर पे लेटा हुआ है, यहां इसको खिलौना दिख रहा है। बिस्तर पे जब लेटा रहता है और बिस्तर पे थोड़ी सी दूरी पे उसको खिलौना दिखता है, तो वह क्या करता है? वो बिस्तर पे ही लेटे लेटे उसके जब खिलौने की तरफ बढ़ता है, तो कुछ चद्दर उसके शरीर में भी फंस जाती है, और चद्दर को खींचते हुए वो खिलौने के पास पहुंच जाता है। वो ये नहीं करता है कि चद्दर को पहले हटा लें तब खिलौने के पास जाते हैं, क्योंकि चद्दर को लपेटे, यानी संपूर्ण अंगों का वो प्रयोग करता है। यानी वो चद्दर हटाने की जद्दोजहद करता ही नहीं है, और संपूर्ण अंग, यानी उसके घुटने भी काम करते रहते हैं, हाथ भी काम करता रहता है, दिमाग भी काम करता रहता है, और लक्ष्य क्या होता है? खिलौना को प्राप्त करना। तो ये नहीं देखता है कि चद्दर हमारे अंदर लपेटी हुई है कि नहीं लपेटी हुई है, वो चद्दर सहित क्या करता है? खिलौने के पास पहुंचता है। और जब खिलौने के पास पहुंचता है तो जस्ट वहां पर रुकता है और अपने हाथों से उस खिलौने को उठाता है। यानी अभी तक संपूर्ण अंगों का प्रयोग कर रहा था, और खिलौने के पास पहुंचने के बाद सिर्फ अपने हाथों का प्रयोग करता है खिलौने को उठाने के लिए, और खिलौने को उठा भी लेता है अपने हाथों से, पैरों से नहीं उठाता है, अपने हाथों से वो खिलौने को उठाता है। यानी वो शुरुआत में क्या कर रहा था? संपूर्ण अंगों का प्रयोग कर रहा था, और बाद में किसी एक अंग का जब प्रयोग करता है, तो इसी को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और इस तरह से क्लासेज आपको रोज़ चलती रहेंगी, और इसी तरह से आपको अलग अलग मनोविज्ञान के बारे में जानकारियाँ, नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। शायद आपने कहीं सुनी हो चाहे नहीं सुनी हो, इस चैनल के माध्यम से आप ज़रूर नई जानकारी सुनेंगे। तब तक के लिए जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके CTET की क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।